नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली के जो हम कह सकते हैं कि जो सीएम हैं वो एक के बाद एक इस तरीके के आरोप लगाते हैं। हालांकि सीएम बनने से पहले भी उन्होंने कितने आरोप लगाए हम सब ने देखा है, यहाँ तक कि उनके पास तमाम आरोपों के सबूत भी उस वक्त मौजूद थे। लेकिन जब से वो सीएम बने उन्होंने किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है ये सब हम अच्छे तरीके से समझते हैं और जानते भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो बार बार आरोप लगा रहे हैं उससे उनकी ही जनता में साख खराब हो रही है? इस बार महेश गिरी के खिलाफ जो आरोप लगाया उसके बारे में कुछ भी कहने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज में वो माहिर हैं तो वो है एडवर्टीजमेंट। दिल्ली की जनता के पैसे से पंजाब में एडवर्टीजमेंट कराना हो तो वो बहुत आसानी के साथ करा सकते हैं। किसी भी तरह से वोट बैंक के लिए काम करना हो तो उस पर भी किस तरह से दिल्ली के सरकार का पैसा बहाया जाता है पानी की तरह, वो भी हमने कई बार देखा है। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल डर गए हैं और अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से और बुरी तरह से फंस गए हैं? सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। बिना सबूत किसी पर कोई आरोप लगाना अपनी बेइज्जती कराना है, लेकिन लगता है कि केजरीवाल इससे सहमत नहीं। तभी तो वो कभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से जंग करते दिखते हैं तो कभी उन्हें अपने किसी काम में पीएम मोदी की साजिश दिखाई देती है। इस बार केजरीवाल का नया निशाना बने हैं पूर्वी दिल्ली में बीजेपी सांसद महेश गिरी। गिरी पर केजरीवाल ने न केवल एनडीएमसी के वकील रहे एमएम खान की हत्या का आरोप लगा दिया बल्कि उन्हें हत्यारा तक करार दे दिया, जैसे कि केजरीवाल स्वयंभू पुलिस और अदालत की भूमिका में हो। केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग पर बीजेपी सांसद महेश गिरी को बचाने का आरोप तक मढ़ दिया, जैसे कि वो सीएम न होकर मासूम बच्चे हों। जो हत्या करे उसको केजरीवाल के घर के सामने धरना करा दो। और फिर तो ये मैसेज है मोदी गवर्नमेंट का, जिस दिन हत्या हुई है उसके 4 दिन पहले महेश गिरी उसकी चिट्ठी लेके एलजी साहब के पास जाता है सिफारिश करने के लिए। क्या संबंध है महेश गिरी के उस होटल वाले के साथ? इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अब ये लोग नाटक कर रहे हैं। पुलिस का काम है इनको पकड़ के इनकी जांच करे, पुलिस वो जांच नहीं कर रही है क्योंकि पुलिस के ऊपर बीजेपी का दबाव है। बीजेपी विरोधी राजनीति के नाम पर राजनीतिज्ञ केजरीवाल ने जोश में आकर बीजेपी सांसद महेश गिरी को हत्यारा तो करार दे दिया, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दिया। इसके विरोध में बीजेपी सांसद महेश गिरी ने केजरीवाल के आवास के बाहर अनशन शुरू कर दिया। महेश गिरी की मांग है कि केजरीवाल उनके खिलाफ सबूत पेश करें और दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे, वरना नाजायज आरोपों के लिए केजरीवाल माफी मांगे और सीएम पद से इस्तीफा दें। गिरी के समर्थन में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी पहुंचे। वो केवल एक कागज हिलाकर दिखा रहे हैं कि महेश गिरी जी वहाँ गए। अरे भाई, पर मैं गया तो मैं रिकमेंड करूंगा तो अपना पत्र भी तो लिखूंगा, वो कहाँ है? पुलिस को लिखा है कि अगर कुछ आपको लगता है, वो कहता है पुलिस दबाव में। मैंने खुद ही लिखा किसी के दबाव में ना हो, अरेस्ट कर लो। केजरीवाल चतुर राजनीतिज्ञ हैं। मीडिया में बने रहने के लिए वो आरोप लगाकर पलटने में माहिर जाने जाते हैं, लेकिन पीएम मोदी को बहस की चुनौती देने वाले केजरीवाल उनके एक सांसद से बहस से क्यों भाग रहे हैं? जाहिर है केजरीवाल पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस वकील एमएम खान की हत्या के मामले में महेश गिरी को क्लीन चिट दे चुकी है। ऐसे में केजरीवाल के पास सबूत है तो उन्हें कोर्ट जाने से भला कौन रोक सकता है? सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुमार मयंक। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, लेकिन सवाल फिर से वही है कि जिस तरीके से ना तो राष्ट्रपति को आज तक केजरीवाल ने छोड़ा है, ना ही दिल्ली के उपराज्यपाल को, और नरेंद्र मोदी तो हमेशा ही उनके निशाने पर रहते हैं। सवाल फिर से ये पूछा जाता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बने रहने का ये एक उपाय है, ये एक तरीका है अरविंद केजरीवाल का? जवाब देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ सवाल हमेशा वो पूछते रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। अशोक सिंह है बीजेपी की तरफ से, हमारे साथ संदीप द्विवेदी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, साथ ही आदेश भारद्वाज हैं कांग्रेस की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमें बहुत ही जल्द कोई नेता जरूर मिलेंगे जो हमारे तमाम सवालों के जवाब दें। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का मेरी इस खास पेशकश में। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी संदीप जी,
ये कोई नया खेल नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है, ये बहुत ही आजमाया हुआ तरीका है अरविंद केजरीवाल का, जो आज तक हमने और दिल्ली की जनता ने, साथ ही देश की जनता ने देखा है। देखिए, केजरीवाल की राजनीति अगर आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल जी जब से राजनीति में आए हैं, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, चाहे इसके बाद दिल्ली में 2 इलेक्शन हो, हमेशा ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे। शीला दीक्षित के ऊपर इन्होंने इतने आरोप लगाए, हमारे पास इतने सबूत हैं, 400 पन्ने हैं, 600 पन्ने हैं। आज क्या हुआ, मजाक बनता है कि इन्होंने शीला दीक्षित के जो सबूत थे उनकी टोपी बना के और गायब कर दिया। कहने का मतलब ये है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, मीडिया में आने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए। इसके बाद वो बैकफुट पे चले जाते हैं। आज महेश गिरी जी ने जो अपना पक्ष रखा है, आज अगर वो इतना स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में दम है। आप मोदी जी को चुनौती देते हैं और वहीं आप एक सांसद से डर के भाग रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप सीएम हैं, आपके पास भी पावर है। अगर आपको लगता है कि महेश गिरी ने कहीं उस हत्याकांड में, तो आप आगे बढ़े, आप इंक्वायरी करिए, आपके पास भी अथॉरिटी होती है। केवल दिल्ली पुलिस या आपके पास एसीबी नहीं, इसका मतलब आप इंक्वायरी नहीं कर सकते। आप इंटरनल अपनी बॉडीज को यूज कीजिए, आप सबूत दीजिए, राज्यपाल को दीजिए, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दीजिए, आपके पास कोर्ट है, कई ऑप्शन है। लेकिन ये सिर्फ एक कह सकते हैं ना घिनौनी राजनीति, जो कहते हैं कि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल दो और उसके बाद घर में बैठ जाओ, ये सिर्फ वही कर रहे हैं। हमारे साथ संजीव निगम भी जुड़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। संजीव जी, क्या वाकई में यही हो रहा है जो कहा है संदीप द्विवेदी ने? नहीं, संदीप द्विवेदी जी शायद जहां तक मेरी जानकारी में है, ये एडवोकेट है और ये बात करते हैं, लेकिन इनको जब क्योंकि एडवोकेट है तो इनको दोनों पक्षों की बात अच्छे प्रकार से सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। आप ये देखिए, क्या हत्या जैसे संगीन अपराधों बहस ऐसे होगी, इस तरीके से होगी? हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था है, न्यायालय में इसके सबूत रखे जाएंगे, वहां पर जो भी जज होंगे वो सुनेंगे और बहस अपना फैसला देंगे। तरीका ऐसा होता है। आप कहा करते थे कि हम धरना पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर आप आरोप लगाते थे धरना पार्टी। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आए दिन कांग्रेस के साथी भी यही करते रहते हैं। आपको बुरा लग रहा है कि आपका धरना इन्होंने कैसे ले लिया? नहीं, बुरा नहीं लग रहा। देखिए, बुरा नहीं लग रहा। आपने कोई एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ा। आपने आम आदमी पार्टी की बजाय धरना पार्टी कहने का पूरा बनाने का प्रयास किया। तो सवाल ये है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात। संजीव निगम जी, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि आप किसी को हत्यारा कहें जिसके सबूत आपके पास नहीं है, लेकिन कोई धरने पे बैठ जाए तो आपको इसमें आपत्ति है। आपको नहीं लगता जनता को सब समझ में आ रहा है? देखिए, हम जनता के ही द्वारा चुने गए हैं और जनता को ही लेकर के बात कह रहे हैं। महेश गिरी को किसने चुना है? महेश गिरी को किसने चुना है? इसके बाद महेश गिरी को भी जनता ने चुना है। लेकिन सवाल ये, आपने कहा ना कि इनके पास सबूत हैं और ये कुछ करते नहीं। मैंने कहा आपके पास सबूत नहीं है और आप उन्हें हत्यारा कह रहे हैं, लेकिन अगर महेश गिरी बैठे हुए हैं धरने पर तो इस बात को लेकर आपको आपत्ति है? आपको परेशानी के धरने पे क्यों बैठे हैं? क्या चुना हुआ और जनता के द्वारा वो भी है जो मुख्यमंत्री है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो क्या हवाबाजी में बातें करते हैं? आप ये बताएं। नहीं, वो तो मैंने आपसे पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल हवाबाजी में बातें करते हैं? बिना सबूत के कैसे आरोप लगाए उन्होंने? बात तो कर रहा हूँ आपको, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हो जाने दीजिए, मिल जाने दीजिए, फिर आप देखिएगा। इसके लिए उन्होंने जनता से मांगा है, राय मशवरा किया है और अगर कुछ ऐसा हो जाता है। संजीव निगम, सबसे बड़ी परेशानी तो यही है ना, आप अभी पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। जब दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा बन जाएगी उसके बाद आप कहेंगे कि पूरे देश का की बागडोर हमारे हाथ में दीजिए, क्योंकि उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सारी सत्ताएं नहीं है, बहुत सारी पावर्स नहीं है कि हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। सवाल अब ये है कि दिल्ली की जनता ने जब आपको कमान सौंपी थी तो आपको पता था ना कि आपके पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। इसी तमाम चीजों में, कार्यक्षेत्र में आपको अपने काम को अच्छे से अंजाम देना है। आपने दिल्ली सरकार से वो जो रही गई एक एसीबी हुआ करती थी वो भी आपने ले लिया है। तो सवाल ये, दिल्ली सरकार कैसे करेगी, कैसे जांच करेगी, कैसे उसको अंजाम तक पहुंचाएगी? तो ये करना आपका कर्तव्य है। हाँ ठीक है, अशोक सिंह से इसका जवाब लेती हूँ कि तमाम चीजें अगर आपने ले ही ली हैं, अशोक जी ये तो आप बदला ले रहे हैं कि आप किसी भी तरह से काम नहीं करने देंगे आम आदमी पार्टी को? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि इनको देश का पूरा संविधान बदलवा लेना चाहिए और इनको ऐसा भी एक संविधान कर देना चाहिए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को भंग कर दे, तो ऐसा संविधान इनको मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है संजीव जी के बात पे। सर, इस देश में संविधान है, कानून है, जो कानून है उसी के तहत काम होता है। आपके जो एमएलए हैं, जब कोई आरोप लगता है तो आप कहते हैं जी कोर्ट जाइए। आपके ऊपर जब कोई ऐसी बातें आती है तो आप उसको बताते हैं कि कानून के तहत जाइए। जब आप किसी पे आरोप लगाते हैं तो कहते हैं कि गलत है। तो ये आरोप वाली जो पार्टी है, मुझे एक बात समझ में नहीं आया, क्योंकि इनका आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। जो भी बात
केजरीवाल साहब ने आज तक पॉलिटिक्स में कहा, सत्ता हासिल करने के लिए या सत्ता के बाद, वो ठीक उससे बदल गए। जी। इन्होंने कहा कि हमारे एमएलए तनख्वाह नहीं लेंगे। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी एमएलए का तनख्वाह है तो दिल्ली के इनके एमएलए का है। इन्होंने कहा कोई सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे। तमाम मतलब आप ये सोच लीजिए कि जैसे ही जीते वैसे ही इनोवा गाड़ियां और दुनिया भर के इनके लड़ाई हो गए आपस में। कई एमएलए एक दूसरे को गाली भी देने लगे। और अभी आपने देखा होगा जो अभी जो संसदीय सचिव का जो पूरा मामला है, चुनाव आयोग ने किया है, एक एमएलए को मंत्री का दर्जा दिया इन्होंने, एक नहीं दिया, थोक के भाव दिया। और जो भी आरोप लगाया हो, क्योंकि कांग्रेस के भी मेरे मित्र हैं, कई मामलों में कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का एक मत रहता है, तो लेकिन इस मामले में भी अगर हम लोग देखें तो शीला दीक्षित के खिलाफ, संदीप जी ने भी बताया कि शीला दीक्षित के खिलाफ वो 200 कुछ मरनों का एक रिकॉर्ड लेके आए थे और उन्होंने कहा ये है। मोदी जी के खिलाफ कहते हैं ये है। अगर मोदी जी के कुछ कह दें या कुछ ऐसा करें तो कहते हैं आप मुझे थप्पड़ मार लीजिए, दिल्ली को परेशान मत कीजिए। संदीप जी, मैं मानता हूं कि अगर बहुत अच्छा ये होगा कि आपके केजरीवाल साहब ये कहें कि जो दिल्ली प्रदेश की जनता है, अगर मेरी गलती है तो थप्पड़ मार दें, ये ऑप्शन उसको दीजिए जिन्होंने आपको वोट दिया है। ये ऑप्शन सिर्फ मोदी जी के लिए क्यों है? ये तो दिल्ली प्रदेश के वोटरों के लिए ऑप्शन होना चाहिए कि अगर पसंद नहीं हो तो मुझे मारिए। और मार खाने का और मरवाने का और आरोप लगाने का काम, ये इससे दिल्ली नहीं चलने वाला, इससे देश का भला नहीं होने वाला। और अच्छा होगा आप एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री की तरह अपना वक्तव्य दें, बजाय इसके कि हम चर्चा में बने रहें, बजाय इसके कि हम दिल्ली के हर दुर्दशा पे समाधान निकालने के बजाय हम उसको विधवा विलाप करते रहे। मुझे ये लगता है कि अगर दिल्ली की जनता जो 70 में से 67 सीटें दी है, जिस उम्मीद के साथ दी है और जिस महत्वाकांक्षा के साथ एक राजनीति में आप आए थे, दोनों पे खरे उतरेंगे तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता का भी भला होगा और देश का अलग राजनीति का जो आपने नारा दिया था उसका भी कुछ 2-4 कदम चल लेंगे। आप ये सब नौटंकी चलने वाला नहीं है। अब आज भी चुनाव कर दीजिए तो ये निपट जाएंगे, 2 मिनट लगता है। आदेश जी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा था और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है वो बिल्कुल अलग है और कांग्रेस को लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी लगातार यही कहती रही है अभी तक। शशि जी, सच्चाई ये है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ ना कुछ स्टंट और ड्रामेबाजी की जाती रही है और ये मजबूरी भी हो गई है। मजबूरी इसलिए होगी कि चुनाव से पहले जिस तरह की बात केजरीवाल जी ने की, आज उस किसी भी एक बात के सरकार नज़दीक नज़र नहीं आ रही। और सच्चाई ये है कि मोदी जी ने भी जिन वादों को किया उनमें से किसी एक वादे की तरफ सरकार उनकी भी काम नहीं कर रही है। आज दिल्ली जो है महंगाई से जूझ रही है, पूरे देश में जो है लोग महंगाई से त्रस्त हैं। दाल 200 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई है। टमाटर का हाल क्या है, प्याज क्या भाव बिक रहा है देश में। नहीं, आप लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। यही तो है कि इन तमाम मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी हो या केजरीवाल जी की सरकार हो, ये लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, कुछ और चीजों में उलझा के रखना चाहते हैं ताकि लोगों का इससे ध्यान हट जाए। लेकिन लोगों ने अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, उसके अंदर इसका जवाब लोगों ने दिया। तो मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली महंगाई से त्रस्त है, दिल्ली के अंदर पानी की भयंकर समस्या है, लोग रोज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, बिजली की समस्या है। दिल्ली के अंदर हम 6 लाख से ज्यादा महिला और बुजुर्गों को पेंशन दिया करते थे, लेकिन केजरीवाल जी ने अपने विधायकों की तनख्वाह तो 2.5 गुना कर ली, लेकिन उन विधवा महिलाओं को और उन सीनियर सिटीजन्स को जो पेंशन 1000 रुपए 1500 रुपए मिलती थी वो पेंशन भी बंद कर दी। ये देश का, ये दिल्ली के लोगों का दुर्भाग्य है। इन्होंने कहा कि हम वाईफाई देंगे, आज कोई बात नहीं करता। हमारे टाइम में 4500 से ज्यादा बसें दिल्ली की सड़कों पर चलती थी, लेकिन आज 3500 से कम बसें जो है सड़कों पर नजर आती हैं। ये इनकी व्यवस्था है इन तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए। कभी उपराज्यपाल के लिए कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, कभी राष्ट्रपति जी के लिए लिख दिया, कभी किसी और व्यक्ति के लिए लिख दिया, और वैसा ही ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मोदी जी ने चुनाव से पहले कहा, आज कितने लोगों को रोजगार दिया है? 2012, 13, 2011, 12 में हम 4 से 5 लाख लोगों को साल में रोजगार देते थे। पिछले 2 साल के अंदर 1,27,000 लोगों को रोजगार मिला है। इन तमाम चीजों से लोगों को ध्यान को भटकाने के लिए, चाहे वो महेश गिरी जी हो, चाहे वो दूसरे चीजों का सहारा लेते हो, रामजादे कहें, हरामजादे कहें, तमाम इस तरह की बातें करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन जिन बातों को कह के सरकार बनाई थी उस पर कहीं भी खरे नजर नहीं आ रहे, आदेश जी काम कर रहे हैं। ठीक है आदेश जी, वो ठीक है कि इन लोगों ने तमाम वादे किए थे, लेकिन बावजूद इसके अगर लोगों को सच में महसूस होना शुरू हो जाए कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी आपने 5 राज्यों का रिजल्ट देखा ना, असम इनकी सरकार बनी और आपने बीजेपी कांग्रेस की क्या हालत हुई वो भी देखी। अभी हम 5 राज्यों के अंदर 164 सीटें ली जो है,
हमने 5 राज्यों के अंदर 164 सीटें अशोक सिंह दी। ये सच्चाई है कि 1-2 जगह सरकार हमने खोई, लेकिन 5 राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा सीटें भी हमें मिली। नहीं, इतना तो मानेंगे, सिमेट्री है कांग्रेस, इतना तो मानेंगे, लगातार सिमेट्री है कांग्रेस। हाँ शशि, दरअसल महंगाई पे चर्चा कर रहे हैं, मैं इनसे एक बात और बताना चाहता हूँ, शायद मेरे मित्र हैं। ये वो एक कहावत है बिहार वार में कि चलने के सूप से बता तुझमें कितना चाहिए था। जिन्होंने देश के दुर्दशा किया हुआ दुर्दशा की दुहाई दे रहे हैं। मुझे लगता है जहाँ नौकरी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी का 60 वर्ष जी, आपको याद है प्याज के पीछे सुषमा स्वराज की सरकार नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गई है, ये आपको याद रखना नहीं, बिल्कुल गई है। और महंगाई बढ़ी है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। शशि, मेरी एक बात सुन लीजिए आप। हमारे देश में मौसमी बहुत सारे फल होते हैं, बहुत सारे अनाज होते हैं। रबी के समय में रबी का होगा और खरीफ के समय में खरीफ का होगा, खरीफ का होगा। और महंगाई के जिसको हम लोग मान लेते हैं, एक टमाटर के मान लेते हैं, कभी हम एक प्याज को ले लेते हैं। आज प्याज 10 रुपए 15 रुपए किलो है, आज आलू 20 रुपए किलो है। अब आगे जाकर दिसंबर वगैरह में थोड़ा रेट बढ़ेगा। लेकिन देखिए महंगाई का आंकड़ा ऐसा नहीं है कि आप एक प्याज बढ़ गया, टमाटर बढ़ गया तो बहुत बड़ा हो गया। ये एक समय होता है कि किसी का फसल ज्यादा, किसी का कम होता है। महंगाई दर शशि, मुझे एक बात बता रही है, मुझे एक बात पूरा शशि, मुझे पूरा कर लीजिए। देखिए महंगाई का अर्थ है एक खाने का टोकरी, उसमें मसाला भी आता है, टमाटर भी आता है, प्याज भी आता है, गैस का चूल्हा भी आता है, चावल भी आता है, दाल भी आता है। इन सबको मिला के अगर 70 रुपए की थाली हमारी बनती है, अगर वो 80 रुपए की हो जाए, हम उसको महंगाई मानते हैं। लेकिन मुझे बता दीजिए कांग्रेस के समय की 80 रुपए की थाली अगर हमारी 90 रुपए हो गई तो बता दीजिए। शशि जी, हमारे टाइम पे कच्चे तेल का रेट 125 रुपए बैरल था। सर, आप अपने समय छोड़ दीजिए ना, रुपए आ गया, लेकिन अपने समय का आप छोड़ दीजिए। आपके समय का लोगों ने देख के निर्णय लिया और आपकी दुर्दशा की स्थिति है कि आप 44 पे खड़े हैं। सर, आपकी सरकार के परफॉर्मेंस लोगों ने देख लिया। हमें 5 साल चला लेने दीजिए, 5 साल के बाद हम जनता के बीच में जाएंगे, उनके सामने अपने परफॉर्मेंस रखेंगे। अगर वो नकार देगी तो मान लेंगे। और आज जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, लेकिन अगर आपको याद हो, आपको याद हो, आप जब सत्ता में आने के लिए जब आप इलेक्शन में गए थे तो आप ही मैनेजमेंट ऑफ भंडारण की बात करते थे। आज कहाँ है आपका मैनेजमेंट ऑफ भंडारण? 9 सीटें थी, 3 सीटें रह गई जो है। कहाँ की बात कर रहे हैं सर? दिल्ली के बाई इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ जो है। मैं भी वही 9 कह रही सीटें हूँ। आपके पास थी, 3 सीटों पे सिमट गई आपकी कितनी है? आदेश जी, एक सर, आपकी विधानसभा कितनी सीटें हैं? लोकसभा में कितनी दिल्ली की? आपके विधानसभा में खाते नहीं खुले, लोकसभा में खाते नहीं खुले। अशोक आप क्या बात कर रहे हैं? संदीप जी ने वही पूछा कि जब आप इलेक्शन में जा रहे थे और जब आपके तमाम बड़े बड़े भाषण आया करते थे, जब आप तमाम वादे कर रहे थे ना, तो उसमें महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल है। तो हम आप अगर आप आए हैं तो उसको नीचे लाइए। बिल्कुल, महंगाई खुदरा दर जो कह रही है, वो कह रही है कि महंगाई बढ़ी है। आप 2 साल तक देखिए हमने इसको रोक के रखा। अभी स्थितियां कुछ बढ़ी है, इसको रोकने का सरकार काम कर रही है। हम नकार नहीं रहे, मना नहीं कर रहे। उम्मीद कर रहे हैं एक कभी 3 महीने में आप टमाटर को ले लीजिए, उसके बाद फिर आप चने को ले लीजिए। देखिए हिंदुस्तान में हर 3 महीने पे कुछ न कुछ होता रहता है, एक चीज बढ़ेगा। लेकिन देखिए महंगाई का मतलब एक टोकरी है, एक पूरा फैमिली। आज रसोई गैस हमारे कंट्रोल में, सरकार का फेलियर है, सरकार का नियंत्रण नहीं है। मुझे रुकना होगा ये सर, सरकार का एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना होगा।